अगस्त 2005 में हरिकेन कैटरीना के लुजियाना के कोस्टल रीजन में 30 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी कर दी। हवा नहीं, पानी की इस तरह से लुजियाना में जितने भी मौतें हुई उनमें से 51 में से 49 एरिया में दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कोई पेड़ नहीं, कोई वृक्ष नहीं। गल्फ ऑफ मेक्सिको और लोगों के बीच कोई बैरियर नहीं था। इसे अकेली स्टॉर्म से इंस्ट्रक्ट लगाया जाता है कि $41.1 बिलियन का नुकसान हुआ और देखा जाए किसी चीज से नहीं लगा सकता जिसे आप तौल भी नहीं सकते। वो सिर्फ एक सिंगल स्टॉर्म से पूरे साल का ये एक हिस्सा देखने को मिलता है और वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि इस चीजों से मिलकर साल $54 बिलियन का नुकसान होता है और ये चीजें डिकेड्स में धीरे धीरे बढ़ते ही जाती है क्योंकि हम धीरे धीरे सी लेवल बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही है और हम रेत के भरोसे से शहर बसाए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के 2050 के रिपोर्ट से ये आंकड़ा 2050 तक $1 बिलियन चला जाएगा। हमने इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कॉन्क्रीट का इस्तेमाल किया, स्टील का इस्तेमाल किया, इंजीनियरिंग फ्रेम्स लगा दी, गवर्नमेंट के लिए पैकेज लगा दिया, सारा कुछ लगा दिया। हमने ऐसे सीवर्स बनाए जो टूट जाते हैं, हमने ऐसे लीड्स बनाए जो फेल हो जाते हैं, हमने ऐसे ब्रेक वाटर बनाए जिन्हें स्ट्रॉन्ग मजाक समझते हैं और इस पूरे वक्त में सही सोल्यूशन हमारे सामने ग्रो कर रहा है। चुपचाप फ्यूचर में बस हम इसे काफी देर से खत्म किए जा रहे हैं। पेड़ ट्रीज के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्योंकि आप जो कुछ भी अभी देख रहे हैं वो कोई रूल फॉलो नहीं करता। ये है इंटरटाइडल जोन, जमीन और समुद्र के पतली सी पत्ती। धरती के हर वो चीजों से काफी पुरानी चीज है। यहाँ पे 2 बार टाइड इस जगह को डुबा देता है और 2 बार फिर से खत्म हो जाता है। यहाँ दोपहर तक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मिट्टी पानी से पूरी भरी हुई होती है यानी एनारोबिक होती है। इसका मतलब है ऑक्सीजन 0। इसमें नमक का मात्रा इतना होता है कि किसी भी आम प्लांट को डिहाइड्रेट करके कुछ ही दिन में मार दे। मैंग्रोव यहाँ सर्वाइव नहीं करता, मैंग्रोव यहाँ राज करता। उसने बायोलॉजिकली सॉल्यूशन को इतना मास्टर कर लिया है जो हमारी टेक्स्ट से ये तीनों बातों से भी काफी ज्यादा अलग है। चलिए यहाँ 3 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सॉल्ट, इसे हम नमक के नाम से भी जानते हैं। समुद्र के पानी में 35 ग्राम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व होता है 1 लीटर पानी में। एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये प्लांट सेल के अंदर से पानी को अंदर खींच लेता है बजाय इसके एब्जॉर्ब करने के। अगर आप इस पानी की काफी ज्यादा पिएंगे, ज्यादातर चांस है कि आपकी मौत किसी की वजह से होगी और पानी जीत जाता है। मैंग्रोव ने इस प्रॉब्लम को अपने स्पीसीज के हिसाब से 2 अलग तरह से सॉल्व किया। कुछ मैंग्रोव जैसे राइजोफोरा रूट्स या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का यूज करती है। इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन 97% नमक के बाहरी रोक देते ताकि कि पानी प्लांट के अंदर इंटर करे। ये बिल्कुल रिवर्स ऑफ आगो की तरह काम करता है। वही प्रोसेस जो एडवांस डिस्टिलेशन प्लांट्स में यूज होता है। फर्क इतना है कि मैंग्रोव इसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी मेंटेनेंस, ना ही बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट बैकग्राउंड के करता है। कोई दूसरी स्पीसीज अभी में वो अलग तरह से काम करती है। वो नमक को अंदर आने देती है और अपने स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स के द्वारा इसे बाहर पंप कर देती है। अगर आप इसके पत्ते को चाटेंगे ये आपको नमकीन की तरह लगेगा। ये पेड़ इस तरह से नमक को बाहर निकालता है वैसे एक रनर अपने सीड के ग्लैंड के द्वारा निकालता है। एक्टिवली, कंटिन्यूसली एंड एफिशिएंट, जो आज तक बेहतर नहीं हो पाया। यूनाइटेड 4 में इन चीज़ों का सॉल्यूशन और इन चीज़ों को सबसे बेहतर तरह से दिखता है। दूसरी प्रॉब्लम है ऑक्सीजन। यहाँ की मिट्टी में ऑक्सीजन 0 होता है। मतलब अगर यहाँ पे किसी भी पेड़ को लगाया जाए तो प्लांट कुछ देर में सफोकेट होकर मर जाएंगे। इस जगह पर पेड़ लगाने का मतलब है किसी दलदल में पानी के नीचे डुबाना। लेकिन मैंग्रोव ने इनिशियली रास्ता नहीं लिया क्योंकि उन्होंने न्यूमेटोड नाम का स्ट्रक्चर का यूज किया। वो स्ट्रक्चर जो कीचड़ में दलदल से ऊपर निकल रही है, जैसे जमीन से नीलियां निकल रही है। हर न्यूमेटोड के टिप्पे के लेंटिल्स होता है। वो लेंटिल्स जो स्पून टाइप का होता है, जब पानी लो टाइड में होती है तो उस लेंटिल्स पे ओपन कर दिया जाता है जिसकी वजह से पेड़ ऑक्सीजन ले पाता है। और अगर हाई टाइड होती है, जब समुद्र के ऊपर की तरफ होता है, तो वो लेंटिल्स बंद हो जाती है जिसकी वजह से पानी अंदर न जा सके। ये एक नेचुरल स्नॉर्कल सिस्टम है जो पेड़ों के द्वारा ऑटोमेट किया जाता है। इंसानों ने इन चीजों को बनाने में डिकेड्स लगा दिए। जो तीसरी प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इसका मतलब है मजबूती। कभी हिलते हुए मिट्टी पे स्केच कर बनाने की कोशिश की है। असल बात तो ये है कि हमारे इंजीनियर एक स्टेबल मिट्टी पे और स्टेबल चीजों के फाउंडेशन को तैयार करने में थक जाए और परेशान हो जाते हैं। अगर सच बात तो ये है कि मैंग्रोव इस मिट्टी में उगती है जो हर एक टाइप के साथ खिलती है, कभी सॉलिड नहीं होती। लेकिन मैंग्रोव का जवाब है क्रॉप रूट्स। ये एक ऐसे रूट्स है जो कम से बाहर निकल के पूरे एरिया में फैल जाती है जिसकी वजह से इसका वेट पूरे बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये वही इंजीनियरिंग है जो सस्पेंशन ब्रिजों में यूज होता है। इसके टेंशन और सस्पेंशन काफी बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ना ही एक सेंट्रल सपोर्ट के। मैंग्रोव ने इसे बिना किसी फिजिक्स डिग्री की की। असल में ये सिर्फ पेड़ को खड़ा नहीं करती, ये जो चीजें करती है असल से यहाँ से शुरू है क्योंकि ये रूट्स कुछ ऐसा बना रहा है जो स्टॉर्म्स को रोकता है, पानी को साफ करता है और कार्बन को एक ऐसी जगह स्टोर करता है जो हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी भी इसके सामने छोटा सा कैबिनेट फीलिंग लगे। नंबर 1, कोस्टल फ्लोडिंग और स्टॉर्म सर्ज। हमने लुइसियाना कहा तो देख ही लिया।
अब थोड़ा आगे चलते हैं। 2013 में ट्रॉपिकल हैया ने फिलीपींस को हिट किया। ये आज तक का सबसे खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन में से एक था। इस खतरनाक हादसे में 6,300 लोग मारे गए। इस खतरनाक हादसे के बाद जब रिसर्चर ने रिसर्च किया, हैरानी वाली बात पता चली। उन कोस्टल कम्युनिटीज जहाँ पे सेफ मैंग्रोव बेल्ट्स थी, जो उनके पीछे जो लोग रहते थे, वहाँ पे सबसे कम हाइट में पानी देखने को मिला और उस रीजन में सबसे कम लोग मारे गए इन मुकाबले यहाँ पे मैंग्रोव को साफ कर दिया गया। ये पेड़ कोई स्टील की दीवारें नहीं थी, पर ये कई जगहों पे जिंदगी और तबाही का फर्क बन गया था। वर्ल्ड बैंक के 2022 की रिपोर्ट से जो ग्लोबल इकोनॉमी पर जो कोस्टल फ्लडिंग से होती है वो $54 बिलियन पर ईयर हो चुकी है। इन चीजों को कुछ नहीं किया तो प्रिडिक्टेबल लगाया जाता है कि ये आंकड़ा $1 ट्रिलियन पर ईयर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, फिशरीज कोलैप्स, मछलियों का खत्म होना। ये एक ऐसा नंबर है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। दुनिया की 80% फिश स्पीशीज अपने लाइफ का कुछ हिस्सा मैंग्रोव इकोसिस्टम में बिताती है। कोई कुछ मछलियां नहीं, असली मछलियां साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका के कोस्टल रीजन्स का पेट भरती है, जो दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोगों का प्राइमरी सोर्स होती है। प्रॉब्लम नंबर 3, शोरलाइन इरोजन, किनारों का कटना। वर्ल्ड बैंक 2016 के हिसाब से कंक्रीट सी वॉल को बनाने में $3,000 से लेकर $25,000 पर लीनियर मीटर तक आता है और इसे मेंटेन भी करना पड़ता है और ये फेल भी होते हैं। कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं, खारे पानी से कोरोजन होता है और बेस वीक होने की वजह से ये गिर भी सकती है। इसकी वजह से इसे फिर से बनाना पड़ता है हर 25 से 50 सालों में। और वही रिस्टोर्ड मैंग्रोव की कॉस्ट है 1,000 से 5,000 पर हेक्टेयर। खुद से मेंटेन करती है, खुद ही फैलती है और सारी प्रोटेक्टिव फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है हमेशा के लिए। अब ये वो 3 प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है जो सी वॉल्स कभी सॉल्व नहीं कर सकते। अब बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस 2022 के हिसाब से 1980 से लेकर आज तक मैंग्रोव ने 3.6 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को खो दिया, जो नीदरलैंड की जगह के बराबर है। मैंग्रोव का हर एक हेक्टेयर हर साल $33,000 से लेकर $57,000 तक इकोसिस्टम फ्री सर्विस देता है। प्रोटेक्शन, फिशनरी सपोर्ट, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, वाटर फिल्ट्रेशन, तो काफी सारी चीजें देता है जो आदमी बात भी नहीं कर सकता। अब इन नंबर को मल्टीप्लाई किया, हमने हर साल $108 बिलियन से लेकर $2,500 बिलियन तक इन चीजों को तबाह कर दिया। एक बार नहीं, हर साल नहीं, साल दर साल। ये कोई इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक नहीं है, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे लगातार सेल्फ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन है और हमने सिर्फ इससे झींगा के लिए। इससे पहले हम इस पर आए, चलिए ये समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है जिसकी वजह से इस नंबर को सच बना। हम जानते हैं कि मैंग्रोव अपने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन सिस्टम से नमक को रोक देता है, लेकिन मैंग्रोव की सिस्टम कैपेसिटी सिर्फ नमक तक लिमिटेड नहीं है। मैंग्रोव फॉरेस्ट सिस्टम एक बायोलॉजिकली फिल्ट्रेशन मैट्रिक्स क्रिएट करता है, एक ऐसा सिस्टम जो सस्पेंडेड सेडिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हार्मफुल बैक्टीरिया को पानी से अंदर गुजरने से रोक जाता है। जैसे ही पानी इसके अंदर से गुजरती है, पानी को रूट्स के द्वारा रोक दिया जाता है। रूट्स उन पार्टिकल को फिजिकली रोक लेती है और उन रहने वाली माइक्रोबियल कम्युनिटीज को केमिकली ट्रांसफॉर्म कर देती है। यहाँ की मिट्टी बिना पेड़ वाले एरियाज के मुकाबले पॉल्यूटेंट्स फ्री और माइक्रोबियल फ्री होते हैं। मैंग्रोव एक सिंगल हेक्टेयर हर टाइडल साइकिल में लाखों लीटर पानी फिल्टर कर सकते हैं। यूकाटान पेनिनसुला में एक रिसर्च से पता चला है कि मैंग्रोव के सिस्टम ने अंडरग्राउंड नाइट्रोजन को 95% तक कम कर दिया, उससे पहले 30 तक पहुंचे। यानी बिना किसी खर्चे के एक एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट चल रही है। अब सोचिए एक ऐसा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाना जो बड़े स्केल पर चले, उसे बनाने में $115 मिलियन से लेकर $300 मिलियन तक आए। कुछ फैसिलिटी के लिए स्टाफ, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी और काफी तरह के इक्विपमेंट और चीजें जरूरी है। और सच बात तो ये है कि उसे हर 40 से 50 सालों में बदलना पड़ेगा। मैंग्रोव इस काम को बेहतर करता है, फ्री में करता है और तब से कर रहा है जब हमारी स्पीसीज इस धरती पे आई भी। और दुनिया की सबसे बेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी उस कीचड़ में उभरी जिसे हमने हमेशा से वेस्ट लैंड समझा। रेवलेशन 2, द स्टॉर्म आर्किटेक्चर, तूफान से लड़ने का डिजाइन। मैंग्रोव किसी स्टॉर्म को झेलती नहीं है, वो पूरे सिस्टम के फ्रिज को खत्म कर देती है। ये इस तरह से काम करता है, जब कोई भी हवा और वेव्स काफी रफ्तार में बह रहा होता है तो मैंग्रोव की जड़ें, उनके रूट्स, उनके न्यूमेटोफोर्स और उनके बड़े बड़े ट्रंक्स इन चीजों को ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं कि वो हवा को खत्म या बेसिक तौर पे रोक देते हैं। वेव किसी चीज को तोड़ती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जैसे एक्विजिशन फोम साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बल्कि कंक्रीट के रिफ्लेक्ट करने के। 1980 में 18.8 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव फॉरेस्ट थे। आज देखा जाए तो 14.8 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट है। इन 4 डिकेड में 35% खत्म। इसका सबसे बड़ा रीजन है श्रिम्प एक्वाकल्चर, खासकर साउथ
साउथ एशिया में, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। इस जगह पे 1980s और 1990s में खुद कोस्टल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया और बढ़ावा दिया कि इस पेड़ को और चीजों को खत्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो सके। उस वक्त उनका लॉजिक सही था। मैंग्रोव के कई देशों ने इन चीजों के फ्रेमवर्क में उसे वेस्ट लैंड घोषित किया गया। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये एक डिजिग्नेशन है, वेस्ट लैंड। 60 मिलियन साल के बायोलॉजिकली इंजीनियरिंग, दुनिया की सबसे मोस्ट इफेक्टिव कोस्टल इको सिस्टम, जिसे कानून ने वेस्ट लैंड घोषित कर दिया था। इस डिजिग्नेशन के बाद इस एक्वाकल्चर के लिए मैंग्रोव को साफ करने में कम या ना के बराबर परमिट्स लगते हैं। काफी मुल्क के प्राइवेट बैंक ने इस चीज के लिए पैसे भी दिए और गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी और इन चीजों को उठाया गया। ये है थाईलैंड की कहानी। 1960 और 2003 थाईलैंड में इतना 50% से ज्यादा मैंग्रोव कवर को खो दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें एक्वाकल्चर को बढ़ाना था। इंडस्ट्री में बूम आया, इसकी वजह से थाईलैंड ने सबसे काफी ज्यादा पैसा इस वजह से बनाया और थाईलैंड श्रिम्प एक्सपोर्टर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। अब आती है असली रियलिटी। हाई डेंसिटी कॉर्न में झींगा पालने से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्शन होता है, और असल बात यह है कि मैंग्रोव तो था ही नहीं, जिनकी वजह से मैंग्रोव इन्हें फिल्ट्रेशन करता है, तो वो वेस्ट जमा होने लगी, बीमारियां फैलने लगी, पानी जहरीले होने लगे और प्रोडक्शन ठप हो गया। थाईलैंड की आम श्रिम्प कॉर्न की लाइफ 5 से 10 साल होती है, जिसके बाद उसे खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो जगह इतना एसिडिक, गंदा और डेथ बन जाता है कि उसे ठीक करना नामुमकिन है। इसकी वजह से मैंग्रोव खत्म, फिल्ट्रेशन खत्म, फिशरीज खत्म और सारी चीज खत्म हो जाती है। ये इकोनॉमिक यूनिटी इतनी सटीक है कि मजाक लगती है। एक सही सलामत मैंग्रोव हर एक हेक्टेयर का हर साल 33,000 से लेकर 57,000 तक इकोसिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। और वहीं पे देखा जाए श्रिम्प कॉर्न का, जो $1200 से लेके 12,000 तक देता है, वो भी सिर्फ 5 से 10 साल के लिए, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। हमने $57,000 पर ईयर देने वाले एसेट को खत्म कर दिया, हमने $57,000 पर ईयर डॉलर देने वाली चीजों को खत्म कर दिया, और हमने $5,000 पर ईयर वाली चीजों को बनाया जो एक डिकेड में खत्म हो जाता है। ये कोई ट्रेड नहीं है, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये कोई प्रोग्रेस नहीं। ये उन लोगों का डिसीजन था जिनके पास देखने के लिए टूल्स नहीं थे, और जिनके पास टूल्स थे उन्होंने जानबूझकर आंखों को मूंद लिया। इनका हर्जाना उन लोगों ने नहीं भरा जिन्होंने इन चीजों का प्लान बनाया था। ये हर्जाना फिशिंग कम्युनिटीज ने भरा जिनका रोजगार खत्म हो गया। उन फार्मर्स ने भरा जिनके खेत डूब गए, क्योंकि उनके बीच एक स्टॉर्म बफर था जो उनकी और उनके बीच का एक बैरियर बना रहा था। और उन बांग्लादेश के परिवारों ने भरा। असल में हमने मैंग्रोव को वेस्ट लैंड कहा था, और वही वेस्ट लैंड आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी जरूरतों में से एक निकला।